Hello, guys. So, today we'll talk about the Amending Act of 1781. So, Amending Act of 1781. तो ये जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है ना, इसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। अब इसको क्यों एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है रेगुलेटिंग एक्ट निकला था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसके कुछ कुछ ना शॉर्ट कमिंग्स थे। तो इस एक्ट के जो भी शॉर्ट कमिंग्स थे या जो जो इसमें बच गया था, जो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो उसको कवर किया गया था ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट में या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में। सो अब हम लोग देखेंगे कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्या बोलता था। सो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ना एक्चुअली एग्जेम्प्ट करता था। ठीक है, एग्जेम्प्ट करना मतलब माफ़ कर देना, आप बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जेम्प्ट करता था या छूट देना। ठीक है, एग्जेम्प्ट करने का मतलब होता है छूट देना। तो ये जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है, ये छूट देता था किसको? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर थे, या बोल सकते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल एंड इट्स मेंबर को छूट देता था फ्रॉम दी, कहाँ से? तो फ्रॉम दी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कैसे? इफ द एक्ट्स कैरीड आउट बाय देम वाज ऑफ ऑफिशियल कैपेसिटी। सो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर जनरल काउंसिल एंड इट्स मेंबर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में नहीं आएंगे अगर कोई भी एक्ट इनके ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर पास होगा। अगर कोई भी एक्ट इनके ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर पास होगा तो सुप्रीम कोर्ट अपना निगरानी इन लोगों के ऊपर में नहीं रखेगा। ठीक है, और यहाँ तक कि जो मेंबर्स थे काउंसिल के, ये लोग भी अगर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी, कौन सा टर्म है? तो ऑफिशियल कैपेसिटी। तो अगर ये जो मेंबर्स है या गवर्नर जनरल काउंसिल या उनके कोई भी मेंबर अगर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर काम करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं आएंगे, अंडर द एक्ट ऑफ अमेंडिंग। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ये बोलता था। और दूसरा पॉइंट ये होता था कि जो रिवेन्यू रिलेटेड या मनी रिलेटेड मैटर्स थे ना, रिवेन्यू और मनी कलेक्शन रिलेटेड जो मैटर था, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था फ्रॉम दी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से इसको ये जो मनी या फिर आप बोल सकते हैं रेवेन्यू रिलेटेड जो मैटर था, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है इस एक्ट का वो है कि देखो इसमें क्या होता था कि जो भी हिंदूज थे ना, तो हिंदूज को उनका हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्रायल मिलेगा। ठीक है, और जो मुस्लिम्स हैं उनको उनके मोहम्मडन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये बात होता था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट was to have jurisdiction over all the basically migrants or all the inhabitants of Calcutta। अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो है
रिवेन्यू और मनी रिलेटेड मैटर में तो बात भले नहीं कर सकता है क्योंकि ये इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर में ही नहीं है, बट कोलकाता में, ठीक है, जितने भी मेंबर्स रहते हैं या जितने भी लोग हैं, जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं, ठीक है, कोलकाता के, तो जितने भी कोलकाता के इनहैबिटेंट्स हैं उससे रिलेटेड जो मैटर है, या फिर ये बोल सकते हैं कि हिंदू को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल देना, मुस्लिम को मोहम्मडन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल देना, ये सब आता था एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर में, ठीक है। और दूसरा बात है, कोई भी जो प्रोविंशियल बोल सकते हैं प्रोविंशियल, ठीक है, कोई भी प्रोविंशियल कोर्ट से रिलेटेड मैटर होता था ना, तो इसको कौन सॉल्व करता था? सुप्रीम कोर्ट इसको सॉल्व नहीं करता था, इसको सॉल्व करने वाला होता था गवर्नर जनरल का काउंसिल। मतलब अगर कोई भी मैटर आता था, कोई भी छोटा से छोटा मैटर आता था या कोई भी अपील होता था ये प्रोविंशियल कोर्ट से, तो इस प्रोविंशियल कोर्ट के अपील को देखने वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उसको देखता था गवर्नर जनरल का काउंसिल, ठीक है। और जो भी बेसिक ऑपरेशंस थे ना, जो भी रेगुलेशन फ्रेम करना होता था, वो प्रोविंशियल कोर्ट के लिए जो प्रोविजंस या जो रेगुलेशंस या जो फ्रेमवर्क फॉलो करना होता था, तो वो एक्चुअली होता था किसके थ्रू? वो होता था गवर्नर जनरल के काउंसिल के थ्रू, ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट का याद रखिएगा कि प्रोविंशियल कोर्ट का जो भी रेगुलेशंस था, जो भी फ्रेमवर्क था, उनके जो भी अपील्स थे, क्या क्या, 3 टर्म है, रेगुलेशंस, ठीक है, उसके बाद अपील्स, या जो भी फ्रेमवर्क थे, किस चीज़ के रेगुलेशन या अपील या फ्रेमवर्क, तो जो प्रोविंशियल कोर्ट के जो रेगुलेशंस या अपील्स या फ्रेमवर्क थे, इसको सॉल्व करने वाली एंटिटी होती थी गवर्नर जनरल के काउंसिल, ठीक है। तो ये हुआ, तो हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं, थोड़ा पीछे से जाते हैं। तो प्रोविंशियल कोर्ट का जो भी मैटर था रिलेटेड टू रेगुलेशन, अपील या फ्रेमवर्क, इट वाज taken care by the governor general council, and this was not under the jurisdiction of the supreme court, okay. And then the second last point is, actually the inhabitants of the Kolkata, they were taken care by, or they were under the jurisdiction of the supreme court, and Hindus were given trial on the basis of Hindu law and Muslims were given trial on the basis of Mohammedan law. Then the other point is revenue related matter or money related matter, they were always excluded from the jurisdiction of Supreme Court. And the next thing is, the first point is, the executive council members or the governor general council member, they were exempted from the jurisdiction of Supreme Court if they worked in their official capacity. So these are coming under the amending act of 1781. तो बेसिकली इससे एक जेस्ट ये मिलता है कि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो भेदभाव वाला चीज़ था ना, वो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 से आया था। थैंक यू।